राम सारा दिन मजदूरी करके घर लौटता तो उसकी बेटियां घर में भूखी बैठी होती और उसकी पत्नी सीमा फैक्ट्री से काफ़ी देर से घर आती। तब राम ने कहा कि सीमा, तुम काम छोड़ दो और बच्चियों को समय पर खाना बना कर दिया करो। तो वो बोली, तुम्हारी अकेले की कमाई से घर नहीं चलता। ये सुनकर राम चुप हो गया। अगले दिन वो घर आया तो कुछ लड़के राम के घर के बाहर खड़े थे और उसे देखकर भाग गए। जब वो घर के अंदर गया तो बच्चियां रो रही थीं और बोली कि लड़के हमें तंग करते हैं। तो उसने दोनों बेटियों को साथ लिया और गुस्से में पत्नी की फैक्ट्री चला गया। तो सामने का दृश्य देखकर उसका सिर चकरा गया, क्योंकि पत्नी तो, क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? राम पूरा दिन फैक्ट्री में मजदूरी करके वापस लौटा था। थकावट से उसका पूरा शरीर टूट रहा था और उसे बहुत भूख लगी थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी खाना खाए और जाकर बिस्तर पर लेट जाए, मगर अपनी बेटियों को उदास बैठा देखकर उसने तुरंत पूछ लिया। छोटी बेटी कहने लगी कि माँ अभी तक नहीं आई और हमें बहुत भूख लगी है, खाना भी नहीं बना हुआ है और दीदी को बुखार भी है, वरना वही कुछ न कुछ बना देती। बेटी की बात सुनकर राम ने समय देखा। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और अभी तक सीमा काम से वापस नहीं आई थी। यह उसका लगभग रोज़ का ही नियम बन चुका था। हर रोज़ वो देर से घर आया करती थी। पहले बड़ी बेटी, जो अभी इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो खाना बना दिया करती थी, मगर कुछ समय से उसकी परीक्षाएं चल रही थीं और साथ ही वो बीमार भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पाती थी। सीमा रात को देर से घर पहुंचती थी, फिर आकर बच्चों के लिए खाना बनाती और सबको खिलाकर खुद भी सो जाती थी। राम को ये दिनचर्या बहुत अजीब लगती थी। आज भी जब उसने बच्चियों के मुरझाए हुए चेहरे देखे तो उसे सीमा पर बहुत गुस्सा आया। वो रसोई में चला गया और आटा गूंदने लगा ताकि बच्चों को खुद ही रोटी बनाकर दे सके। वह भी आटा गूंद कर उठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सीमा खड़ी थी। वो जल्दी से अंदर आई और बोली कि बच्चियां सो तो नहीं गईं? आज मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। राम ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। सीमा पहले कमरे की ओर गई, फिर कहने लगी कि मैं भी खाना बना देती हूँ, और तुरंत रसोई में चली गई। उसने आटा गूंधा हुआ देखा तो कृतज्ञ नज़रों से राम की ओर देखा, मगर राम अभी भी गंभीरता से उसे देख रहा था। राम ने सवाल किया कि तुम्हें हर रोज़ इतनी देर क्यों हो जाती है? सीमा ने नज़रें चुरा ली और कहने लगी कि फैक्ट्री का काम है, मालिक खुशी से तो वेतन नहीं देता। अंधेरा होने तक काम करना पड़ता है और ये फैक्ट्री के नियमों का हिस्सा है। इसके बाद राम कहने लगा कि पहले तो ऐसा नहीं था, तुम 4 बजे ही वापस आ जाती थी और घर तथा फैक्ट्री के काम को अच्छे तरीके से संभाल रही थी। अब अचानक ये सब कैसे बदल गया है? सीमा ने नज़रें झुका ली। राम को उसका बार बार नज़रें चुराना खटक रहा था। वो कहने लगा कि कल से तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम छोड़ दो और बच्चियों को समय पर खाना दिया करो। बहुत हो गई कमाई, मैं खुद ही घर का खर्च चला लूँगा। सीमा कहने लगी कि तुम्हारे अकेले कमाने से कहाँ गुजारा होता है? मैं और तुम दोनों कमाते हैं, तब जाकर अपने बच्चों को कुछ अच्छा जीवन दे पा रहे हैं। राम ने व्यंग्यात्मक अंदाज में उसकी ओर देखा और कहने लगा कि इसे तुम अच्छा जीवन कहती हो? आधी आधी रात तक बच्चियां खाने का इंतज़ार करती रहती हैं। बस, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम कल से फैक्ट्री नहीं जाओगी। सीमा खामोश रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन राम नाश्ता करने के बाद काम पर चला गया, जबकि सीमा दोबारा काम पर चली गई थी। राम की बात को उसने अनसुना कर दिया था। रात को वह फिर थोड़ा देर से घर आई और आकर बच्चियों के लिए खाना बनाने लगी। राम कहने लगा कि तुम फिर काम पर चली गई थी, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। बच्चियों को समय पर खाना तक नहीं मिलता, क्या फ़ायदा इसी कमाई का? सीमा कहने लगी कि अब यह समस्या नहीं रहेगी। राम ने तीखे स्वर में कहा कि समस्या कैसे नहीं रहेगी? तुम तो हर रोज़ देर से ही घर आती हो। सीमा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस ली और संभले हुए अंदाज में बोली कि मैंने इसका हल निकाल लिया है। राम के माथे पर बल पड़ गए। उसने कठोर स्वर में पूछा, कौन सा हल? सीमा ने धीमी आवाज़ में कहा कि मैंने खाना बनाने वाली की व्यवस्था कर दी है। वो हर शाम आकर खाना बना जाया करेगी। बच्चियों को समय पर खाना मिल जाएगा और मुझे भी देर तक रुकने की चिंता नहीं रहेगी।
राम कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, यानी अब हमारे घर का खाना भी कोई बाहर वाला बनाकर जाएगा? सीमा ने तुरंत कहा कि इसमें क्या बुराई है? अगर इससे बच्चों को खाना समय पर मिल जाए तो यही सही रहेगा। हम दोनों को काम करने की ज़रूरत है राम, इस बात को समझो। वो थोड़ी देर रुकी, फिर नरम मगर मजबूत स्वर में बोली कि तुम खुद देखो घर के कितने खर्चे हैं, किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, दवाइयाँ, कपड़े। तुम्हारी अकेले की कमाई से सब कुछ मुश्किल से पूरा होता है। मेरे वेतन से ही तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। राम खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। सीमा ने बात जारी रखी कि और फिर बच्चियों का भी तो सोचो, कल को उनकी शादियाँ करनी हैं, उनके भविष्य के लिए भी हमें कुछ ना कुछ बचत करनी है। अगर हम दोनों मिलकर नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा ये सब? राम ने नज़र झुका ली मगर कुछ कहा नहीं। उसके चेहरे पर उलझन साफ नज़र आ रही थी। सीमा ने धीरे से कहा कि मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही, सब कुछ इन्हीं बच्चों के लिए है। मैं भी चाहती हूँ कि समय पर घर आऊँ, इनके साथ बैठूँ, अपने हाथ से खाना खिलाऊँ, मगर हालात अनुमति नहीं देते। कमरे में कुछ पलों की खामोशी छा गई। आखिरकार राम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उठा और चारपाई पर जाकर लेट गया। सीमा ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसे मालूम था कि राम मान तो नहीं रहा, मगर इस समय बहस बढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगले दिन रोज़ की तरह राम सुबह सवेरे काम पर चला गया। सीमा ने घर के काम निपटाए और फिर वो भी फैक्ट्री चली गई। शाम को घर पर एक औरत आई जिसने खाना बनाया और चली गई। बच्चियों ने समय पर खाना खा लिया था, मगर उनके चेहरों पर फिर भी एक अनजाना सा भय था जिसे सीमा उस समय समझ न सकी। शाम ढलते ही जब राम काम से वापस लौटा तो उसने गली के मोड़ पर ही कुछ लड़कों का एक गिरोह खड़ा देखा। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और कभी कभार उसके घर की ओर देख लेते थे। राम के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में एक अजीब सा भय पैदा हुआ। वो कुछ पलों तक उन्हें देखता रहा, फिर तेज़ी से घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, लड़कों की नज़रें उस पर पड़ीं, मगर वो वहां से हटे नहीं। राम का गुस्सा बढ़ने लगा, मगर उसने खुद को काबू में रखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर राम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी दोनों बेटियां एक कोने में सिमटी हुई रो रही थीं। राम तुरंत उनके पास गया और घबराकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? छोटी बेटी सिसकियों के बीच बोली कि पिताजी, वो बाहर वाले लड़के हमें रोज़ तंग करते हैं। राम का दिल ज़ोर से धड़का। उसने फ़ौरन पूछा, क्या मतलब? बड़ी बेटी ने रोते हुए कहा कि वो लड़के रोज़ यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और अजीब बातें करते हैं। आज तो उन्होंने दीवार फाड़ने की भी कोशिश की थी। राम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कठोर स्वर में पूछा, फिर क्या हुआ? बेटी ने बताया कि सामने वाले चाचा ने देख लिया था। उन्होंने उन्हें डांट दिया तो वो रुक गए, मगर गए नहीं हैं, अभी भी बाहर ही खड़े हैं। राम के अंदर जैसे आग भड़क उठी। उसके हाथों की मुट्ठियां भिज गईं। इतने में छोटी बेटी ने रोते हुए आगे कहा कि पिताजी, मैं बाहर से सामान लेने जाना चाहती थी, आटा ख़त्म हो गया था, मगर उन लड़कों की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकी। राम ने चौंक कर कहा, आटा ख़त्म हो गया था? बेटी ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ पिताजी, काम वाली आई थी खाना बनाने के लिए, मगर आटा नहीं था तो वो सिर्फ सब्ज़ी बनाकर चली गई। हम फिर से भूखे रह गए। ये सुनकर राम का गुस्सा और बढ़ गया। एक तरफ बाहर खड़े वो लड़के और दूसरी तरफ उसकी बच्चियों का भूखा होना। उसने किचन में नज़र दौड़ाई। चूल्हा ठंडा पड़ा था और एक और बर्तन में सब्ज़ी रखी हुई थी, मगर रोटी ना होने के कारण वो भी वैसे ही पड़ी थी। राम ने गहरी सांस ली, मगर उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसे अचानक सीमा की बातें याद आईं। खाना बनाने वाली, अच्छा जीवन, खर्चे, बचत, सब कुछ एक पल में बेमानी सा लगने लगा। उसने बच्चियों को अपने पास किया और उन्हें चुप कराने की कोशिश की, मगर उसकी अपनी आंखों में भी गुस्सा और बेबसी झलक रही थी। बाहर से लड़कों की हंसी की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। राम ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में उस समय एक खतरनाक चमक थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब बात सिर्फ घर के अंदर की नहीं रही, बल्कि उसकी इज्जत और उसके बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ चुकी है।
राम के अंदर उस समय गुस्सा हद से बढ़ चुका था। बाहर खड़े लड़कों की हंसी और अंदर बैठी अपनी भूखी और डरी हुई बच्चियों का चेहरा उसके दिमाग में एक साथ घूम रहा था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत बच्चियों को अपने साथ लिया और तेज़ी से घर से निकल गया। उसके कदम तेज़ थे और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। बच्चियां खामोशी से उसके साथ चल रही थीं, मगर उनके चेहरों पर डर अब भी साफ नज़र आ रहा था। रास्ते भर राम के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि आखिर सीमा की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो हर रोज़ इतनी देर तक वहाँ रुकती है। वो खुद को समझाने की कोशिश भी करता, मगर अगले ही पल उसके अंदर का गुस्सा फिर भड़क उठता। कुछ ही देर में वो फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, मगर फैक्ट्री के अंदर अब भी रोशनी थी और काम जारी था। राम ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो वहीं सुन रह गया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। एक और कुछ आदमी कुर्सियों पर बैठे हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर सीमा झुकी हुई थी और लगातार काम में लगी हुई थी। वो बड़े बड़े कपड़ों के गट्ठर उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रही थी। कभी वो भारी मशीन के पास खड़ी होकर उसमें कपड़े डालती और निकालती, तो कभी फर्श पर बैठकर कपड़ों की तह लगाती। उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे, मगर उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी सांसें तेज़ थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। राम की सांस जैसे रुक सी गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सीमा सिर्फ देर से नहीं आती, बल्कि वो यहाँ आकर खुद को इस हद तक थका देती है। बच्चियों ने जैसे ही अपनी माँ को इस हाल में देखा, तो वह खुद पर काबू न रख सकीं और रोने लगीं। उनकी आवाज़ सुनकर भी सीमा ने सिर नहीं उठाया। वो अपने काम में इतना मगन थी कि उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। राम के दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। उसे अचानक याद आया कि वो कितनी बार सीमा पर गुस्सा करता था और उससे काम छोड़ने का कहता था, मगर वो कभी नहीं मानी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों सहन कर रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नज़रें अभी सीमा पर जमी हुई थीं। वो बार बार जब भारी गट्ठर उठाती तो उसके हाथ कांप जाते, मगर वो फिर भी रुकती नहीं थी। राम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। गुस्सा कहीं पीछे रह गया था और उसकी जगह एक चुभन ने ले ली थी। वो आगे बढ़ा और वहाँ बैठे आदमियों के पास जाकर बोला कि सीमा को बुलाओ, वो मेरे साथ घर जाएगी। उनमें से एक आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और लापरवाही से कहा कि काम ख़त्म होने दो, फिर जाएगी। राम की आवाज़ ऊंची हो गई। उसने कहा कि अभी बुलाओ उसे। एक आदमी ने आवाज़ लगाई तो सीमा ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी नज़र जैसे ही राम और बच्चियों पर पड़ी तो वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे पर हैरत और घबराहट एक साथ आ गई। वो जल्दी से उनके पास आई और परेशान होकर बोली कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि चलो घर। सीमा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर धीरे से बोली, अभी नहीं जा सकती, काम बाकी है। राम का धैर्य टूटने लगा। उसने कठोर स्वर में कहा कि मैंने कहा चलो घर। सीमा ने धीरे से कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सुनकर राम के अंदर फिर से गुस्सा जाग उठा। वो सीधा मैनेजर की ओर बढ़ा, जो एक साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा था। राम ने उसके सामने जाकर कहा कि मेरी पत्नी को अभी अभी छुट्टी दो। मैनेजर ने ठंडे स्वर में कहा कि यहाँ ऐसे नहीं होता, काम ख़त्म होगा तभी कोई जाएगा। राम ने गुस्से से कहा कि यह कोई तरीका नहीं है, रात के इस समय तक तुम लोगों ने इसे रोके रखा है। मैनेजर ने उसे जवाब दिया कि ये सब यहाँ के नियम हैं, जो काम करेगा वही पैसे लेगा। राम ने एक पल के लिए सीमा की ओर देखा। वो खामोश खड़ी थी और नज़रें झुकाए हुए थी। राम के दिल में सवाल उठने लगे, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सीमा उसे नहीं बता रही? वो क्यों हर हाल में यहाँ रुकने पर मजबूर है? राम गुस्से से भरकर मुड़ा और जाने के लिए बाहर आया ही था कि पीछे से चौकीदार की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, अपनी पत्नी का काम छुड़वा दो। राम के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर चौकीदार की ओर देखा। चौकीदार धीरे धीरे उसके पास आ गया और धीमी आवाज़ में बोला कि यहाँ का मैनेजर ऐसे ही औरतों को मजबूर करके आधी आधी रात तक रोकता है, उनसे हद से ज़्यादा काम करवाता है और फिर उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना भी नहीं देता।
राम की आंखें सिकुड़ गईं। चौकीदार ने बात जारी रखी कि वो औरतों को गलत दोस्ती का प्रस्ताव देता है। जो मान जाएं उनके लिए आसानी हो जाती है और जो इनकार कर दे उन्हें इसी तरह तंग किया जाता है। उनसे ओवर टाइम करवाया जाता है, ज़्यादा मेहनत ली जाती है, मगर वेतन वही दिया जाता है जो तय होता है। 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दिया जाता। राम के दिल में जैसे आग से लग गई। उसने पलटकर सीमा की ओर देखा। वो सिर झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। चौकीदार ने धीरे से कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत मजबूत है। मैंने इसे कभी झुकते नहीं देखा। ना उसने किसी की बात मानी है और ना ही हिम्मत हारी है। पता नहीं किन मजबूरियों ने उसे यहाँ बांध रखा है, मगर ये औरत हारने वाली नहीं है। मगर तुम इसको यहाँ से ले जाओ, ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है। राम के दिल पर जैसे किसी ने ज़ोर से हथौड़ा मारा हो। उसे एक एक बात समझ आने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और सीधा सीमा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने मजबूत स्वर में कहा, चलो घर। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि फैसला था। सीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, जिसे विश्वास न आया हो। राम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी। मैनेजर ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, मगर राम ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और कहा कि जितना काम इसने किया है उसका हिसाब दो अभी। चौकीदार भी आगे आ गया और उसने राम का साथ दिया। कुछ बहस के बाद आखिरकार मैनेजर को सीमा का वेतन और उसके ओवर टाइम के पैसे निकाल कर देने पड़े। राम ने वो पैसे लिए और सीमा को साथ लेकर वहाँ से निकल आया। घर वापसी के रास्ते में दोनों खामोश थे, मगर इस खामोशी में अब वो बोझ नहीं था जो पहले था। बच्चियाँ अपनी माँ के साथ लिपटी हुई थीं, जैसे उन्हें सुकून मिल गया हो। अगले कुछ दिन राम ने खुद को एक न्यू दिनचर्या में व्यस्त कर लिया। वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा, मगर साथ ही उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। वो जानता था कि सीमा को खाली बिठाना हल नहीं है। वो काम करना चाहती है और उसमें हुनर भी है। कुछ दिन बाद वो घर आया तो उसके हाथ में एक सिलाई मशीन थी। सीमा ने हैरत से उसे देखा। राम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब तुम घर बैठकर काम करोगी, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। शुरू में उसने मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी। लोग खुद उसके पास आने लगे। उसके हाथ में सफाई और कुशलता थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहक बढ़ते गए। उस फैक्ट्री के चौकीदार ने भी उसकी मदद की। उसने आसपास के लोगों को बताया और कुछ ऑर्डर भी दिलवा दिए। कुछ ही महीनों में सीमा के काम में इतनी उन्नति आ गई कि वो पहले से ज़्यादा कमाने लगी। उसके चेहरे की थकान अब संतोष में बदल गई थी। अब वो समय पर अपने बच्चों के साथ होती थी, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती थी और उनके साथ हंसती बोलती थी। राम जब शाम को घर आता तो घर का माहौल बदला हुआ होता। बच्चियां खुश होतीं और सीमा व्यस्त होने के बाद भी खुश नज़र आती। एक दिन राम ने खामोशी से सीमा को काम करते हुए देखा और दिल ही दिल में ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने समय पर सही फैसला कर लिया। सीमा ने भी एक नज़र राम को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। अब उनके बीच वो दूरी नहीं रही थी जो पहले थी। परिस्थितियाँ अब भी कठिन थीं, मगर अब वो अकेले नहीं थे, नहीं बल्कि साथ मिलकर उनका मुकाबला कर रहे थे और यही उनकी असली जीत थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।